हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस 2 के सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 का थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि आपको उसमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना इम्पोर्टेंट। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट में नोट्स बोर्ड पे ड्रॉ किए ताकि उस आंसर को तुरंत आप याद कर सकते हो। उसी के लिए पर्पज़ के लिए इस तरह से चार्ट बनाया हुआ है। अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते लिखता तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होता, वीडियो का लेंथ बढ़ जाता। इसके लिए छोटा सा ही पहले से बना के रखा है। आप आंसर को मेमोराइज करने के लिए भी चार्ट का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो हम जो भी कंपोनेंट यूज़ करते हैं एज अ फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके पर ग्राम से हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कार्बोहाइड्रेट, तो आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से भी सेम 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी, लेकिन जो लिपिड है सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो है 9 किलो कैलोरी। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। चलो हम पहले देखते हैं अभी रेस्पिरेशन के बारे में। एनर्जी अगर जनरेट करना है तो हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें एनर्जी हमें किस तरह से मिलती है उसका पूरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम देखेंगे। वो 3 स्टेप में परफॉर्म होता है। पहला स्टेप है आपका ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और तीसरा ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो चलो पहले इसके बारे में देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा एक नाम है ईएमपी पाथवे। ये 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उनके नाम का पहला जो इनिशियल है वही अल्फाबेट वहां पे यूज किया है, ईएमपी पाथवे करके। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा एक नाम क्या पड़ा है, ईएमपी पाथवे। एक्चुअली ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है होता कहां पे, ये साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन व्हाट, साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज जैसे होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, पायरुविक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, एटीपी की भी 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, NADH2, और वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं। उसी वक्त पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटिल कोएंजाइम में। एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और 2 मॉलिक्यूल वहां पे भी फिर से एक बार NADH2 एंड CO2 रिलीज होते हैं। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस। 1 सेकंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है हमें, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस कहाँ पे ऑक्योर होता है, उसका नाम क्या था, साइटोप्लाज्म। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है, ईएमपी पाथवे। हमें उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका कन्वर्शन पायरुविक एसिड होता है। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटिल कोएंजाइम में। मतलब इंपॉर्टेंट क्या, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर जैसे ये एसिटिल कोएंजाइम ए बना, राइट है ना, वो किस में एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, एसिटिल कोएंजाइम एंटर इनटू व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। और उस यहाँ पे हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप का नाम क्या है हमारा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसका और एक नाम है क्रेब्स साइकिल भी। उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे हंस क्रेब्स करके, उन्होंने उस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनका उसी साइकिल का नाम क्या पड़ गया, क्रेब्स साइकिल। ये भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ये जो बना था वो कहाँ पे एंटर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिकल चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड, साइक्लिकल प्रोसेस फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम जो है, देखो साइक्लिकल प्रोसेस के थ्रू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो हमारा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। इसके लिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एसिटिल कोएंजाइम है, देखो यहाँ पे थ्रू साइक्लिकल प्रोसेस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें क्या मिलता है, देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NADH2, FADH2। नार पार बोलोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NADH2 और FADH2 मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। वहां पे ना आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर कुछ है 14, वहां पे 2.2 करके डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसी के बारे में एग्जाम में बहुत बार 2 बार पूछा गया, तो उसको भी जरा प्रिफर कर लेना। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, चाहे तो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये वाला डायग्राम। ठीक है, इस पर भी जरा फोकस कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही अभी NADH2 FADH2 कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे भी
नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं हम ईटीसी, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर चेन, शॉर्टकट ईटीसी रिएक्शन। ठीक है, ये भी रिएक्शन कहाँ पे ऑक्योर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो डिफरेंस देखो, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे ऑक्योर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल और ईटीसी दोनों कहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं या फिर कहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हुआ। इसमें होता क्या इन दिस प्रोसेस, देखो NADH2 जो है, NADH2 से हमें ATP के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं और FADH2 से हमें क्या मिलते हैं, ATP के 2 मॉलिक्यूल। ये भी हमें याद रहना चाहिए। ATP हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट एनर्जी करेंसी है। डायरेक्ट एनर्जी का मतलब क्या, अगर आपको कहीं पे जाना है शॉपिंग वगैरह करें तो आप डायरेक्ट कैश देके अगर खरीदो तो ये आपका डायरेक्ट करेंसी बना। सेम उसी तरह एनर्जी के लिए वो डायरेक्ट करेंसी बन जाता है। कौन, ATP एक्चुअली होता क्या है, देखो आपको पता रहेगा उसका फुल फॉर्म, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसमें क्या होता है, देखो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, कौन सा, एडेनिन, राइट है। पेंटोस शुगर मतलब शुगर के 5 मॉलिक्यूल है, देखो वंस अगेन एडेनिन है। पेंटोस शुगर मतलब शुगर के 5 मॉलिक्यूल है, राइट है। राइबोज है और फॉस्फेट के 3 बॉन्ड है। फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल है, 3। जब भी एनर्जी रिलीज होती है ना, फॉस्फेट बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, राइट है। उसी का नाम क्या था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया, ट्राइफॉस्फेट क्यों बोला है, क्योंकि फॉस्फेट के कितने बॉन्ड होते हैं उसमें, 3। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। फिर हम आते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, परफॉर्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब वहां पे रेस्पिरेशन के लिए हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, मतलब परफॉर्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। अगर हमारा एरोबिक रहेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन यहाँ पे कैसा हो, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। यहाँ पे 2 स्टेप्स है, एक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा फर्मेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे कितने प्रोसेस स्टेप है, 2, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन। और यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है वो भी बहुत कम मिलती है, ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो उसके लिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल है ना, कौन सा, देखो एक सीड्स है और दूसरा मसल सेल्स। चलो सीड्स के बारे में, जब भी हम किसी सीड्स को सबमर्ज करते हैं अंडर द वाटर, सॉइल एंड वाटर, राइट है ना, तो फॉर जर्मिनेशन नॉर्मली सीड्स क्या परफॉर्म करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये याद रखना वंस अगेन, कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन परफॉर्म कर रहा है, सीड परफॉर्म कर रहा है। कब परफॉर्म कर रहा है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, व्हेन दे आर सबमर्ज अंडर द सॉइल एंड वाटर। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। और एक हमारे मसल सेल्स, देखो ना, हम नॉर्मली जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम टायर्ड फील करते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज, राइट। तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है हमारे मसल सेल्स। हमारे मसल सेल्स भी क्या करते हैं, व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज दे आल्सो परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे मसल सेल्स कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और उसी की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होने की वजह से हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड्स गेट एक्यूमुलेटेड। देखो 1 सेकंड, कितने पॉइंट देखिए मैंने यहाँ पे एंटर किया, व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और उसी की वजह से लैक्टिक एसिड गेट एक्यूमुलेटेड एंड देयरफॉर वी फील टायर्ड। ये भी उसका एग्जांपल था एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के आपके पास 2 एग्जांपल है, सीड्स का और मसल सेल्स का। और एक इंपॉर्टेंट चार्ट है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कैसे रिलीज होती है उसका चार्ट 2-3 बार पूछा है, 3 बार के लिए भी पूछा है, राइट है ना। तो ये चार्ट जरा आप मेमोराइज कर लो, आपको शायद मेरे ख्याल से पिक्चर देख के या पता चल गया होगा कि कौन सा चार्ट है। यहाँ पे लिपिड लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। लिपिड का कन्वर्शन किसमें होता है, फैटी एसिड में। कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलाइसिस और प्रोटीन का एमिनो एसिड। दोनों कहाँ पे आ रहा है, एसिटिल कोएंजाइम। यहाँ पे भी देखो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिटिल कोएंजाइम में। 1 2 3। यहाँ पे भी देखो कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलाइसिस, देखो ग्लाइकोलाइसिस है कि नहीं, पहला स्टेप हमारा। पायरुविक एसिड, देखो पायरुविक एसिड है कि नहीं, एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम है कि नहीं। फिर हमने कहाँ पे एंटर किया, क्रेब्स साइकिल। देखो मैंने यहाँ पे क्रेब्स साइकिल लिखा है कि नहीं लिखा, और लास्ट में एनर्जी मिलती है, तो ये यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो CO2 H2O एनर्जी। तो इस तरह से आप चार्ट को भी मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया आपने। हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को हम आगे। अभी हम प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स एंड फाइबर उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन क्या है, देखो प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स
फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड्स। देखो हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? प्रोटीन का सोर्स क्या है? नॉर्मली मीट, जिसको आप चिकन वगैरह भी बोल सकते हो, फिश, एग्स, मिल्क, ये नॉर्मली क्या है हमारे लिए प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन उनके प्रोटीन्स अलग है, हमारी बॉडी के प्रोटीन्स अलग है। मान के चलो फिश वगैरह हम कंज्यूम करते हैं, मीट वगैरह कंज्यूम करते हैं, एग्स वगैरह, तो उसके प्रोटीन अलग है और हमारी बॉडी को प्रोटीन अलग है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है और उस प्रोटीन का कन्वर्शन किस में कन्वर्ट करती है? एमिनो एसिड्स में। और उस एमिनो एसिड से हमारे बॉडी को जो जरूरत है उसके हिसाब से प्रोटीन बना लेती है। ठीक है, चलो तो प्रोटीन का मीनिंग क्या था? प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी एमिनो एसिड। सिंपल से फिर से बोलो, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। कैसे फॉर्म होते हैं? बॉन्डिंग टुगेदर मेनी एमिनो एसिड्स। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान दो, प्रोटीन्स क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी एमिनो एसिड्स। अगर हम प्रोटीन यूज करें तो पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? हमें जो एनर्जी मिलती है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसको मिलते हैं? फर्स्ट क्लास प्रोटीन नॉर्मली एनिमल ओरिजिन है, जो हम एनिमल से जो हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट हम जो यूज करते हैं वहां से मिलने वाली प्रोटीन को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो उसके लिए आंसर क्या देना है आपको? एनिमल ओरिजिन। हमारी बॉडी में जो इतने भी ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं या तो पार्ट्स वगैरह बनते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एमिनो एसिड चाहिए या प्रोटीन्स। जैसे कि हमारे स्किन के लिए क्या है? मेलेनिन है और भी एक, लेकिन मैंने एक ही नाम लिखा है। स्किन के लिए कौन सा है? मेलेनिन। बोन्स के लिए कौन सा है? ओसिन। पैनक्रियास के लिए कौन सा है? इंसुलिन। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कौन सा है? वेरियस हार्मोन्स। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको 3rd चैप्टर में भी है FSH एंड LH, याद है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना? मसल्स, एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स। ब्लड के लिए कौन सा है? हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज। लेकिन हम जब भी कोई प्रोटीन वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एक्सेस जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो हमारे बॉडी से क्या कहते हैं? थ्रोन आउट कर दिया जाता है थ्रू यूरिन। थ्रू व्हाट? यूरिन। इसलिए हमने यहाँ पे वो लाइन लिखा है, एक्सेस प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर इन द बॉडी। और ये चार्ट भी बहुत बार आ चुका है, तो इसको जरा प्रॉपरली रिफर करो। फिर हम जंप करते हैं लिपिड्स। रेडी? मराठीमध्ये आपण याला शीघ्र पदार्थ पण म्हणतो। ठीक है, लिपिड्स बघूया आपण। लिपिड्स क्या है? स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड किसमें? बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। क्या बोला मैंने? लिपिड्स क्या है? स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड। किसमें है केमिकल बॉन्ड? वो फैटी एसिड एंड अल्कोहल। सेम यहाँ पे भी पर ग्राम ऑफ लिपिड हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। कितनी? 9 किलो कैलोरी। हाँ, यहाँ पे जो एक्सेस लिपिड है वो बॉडी से थ्रोन आउट नहीं किया जाता, हमारे बॉडी में स्टोर किया जाता है। कहाँ पे? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज पता है हमारा जो कमरा बोलते हैं ना, कमरा बनता है जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, उसको हम नॉर्मली कहते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। वहां पे एक्सेस लिपिड क्या होता है? स्टोर होता है। फिर हम आप बोलोगे सर हम लिपिड यूज करेंगे तो लिपिड से हम लिपिड का कन्वर्शन किस में होगा? फैटी एसिड में। तो फैटी एसिड का हमारे लिए यूज क्या है? पहला यूज देखो, टू फॉर्म फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड मतलब जो सेल मेम्ब्रेस है, वो सेल मेम्ब्रेस भी किसकी वजह से बनता है? फॉस्फोलिपिड से। तो पहला यूज हमारा फैटी एसिड का है, टू फॉर्म फॉस्फोलिपिड्स। हमारे बॉडी में जो वेरियस हार्मोन्स है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन वुमेन्स में होता है, एस्ट्रोजन वो भी वुमेन्स में, टेस्टोस्टेरोन मेन में, राइट है ना? ये हार्मोन भी किसकी वजह से बनते हैं? बिकॉज ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का यूज क्या हो गया? पहला यूज क्या है? टू फॉर्म फॉस्फोलिपिड। और दूसरा यूज क्या है? टू प्रोड्यूसिंग या फिर फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। इसके भी सोर्स आपको बताना है। ठीक है, आप मेरे घर से बता सकते हो। विटामिन देखो, विटामिन क्या है? कोई कोई विटामिन भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड। हेट्रोजेनस मतलब क्या? उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं रहता, डिफरेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस, नहीं तो होमोजेनस बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड विच आर एसेंशियल। किसके लिए एसेंशियल है? फॉर द ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने प्रोसेस हो, सारे प्रोसेस अगर प्रॉपरली फंक्शन होने चाहिए तो हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए? विटामिन होनी चाहिए। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ विटामिन। कौन कौन से? A, B, C, D, E और K। ऐसे टोटल कितने टाइप्स है विटामिन के? 6। A, B, C, D, E and K। उसके बाद उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, फैट सोल्यूबल कौन से और वाटर सोल्यूबल कौन से। तो फैट सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं? A, D, E and K। क्लियर हुआ? कौन कौन से फैट सोल्यूबल है? A, D, E and K। वाटर सोल्यूबल कौन कौन से? B and C। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फाइबर्स। फाइबर
फाइबर भी क्या है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जैसे हमारे बॉडी में वाटर भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, विदाउट वाटर तो हमारी सेल सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। अगर वाटर की लेवल कम होते है तो हम बोलते हैं बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, तो उसको फिर से हाइड्रेट करनी पड़ती है। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें लूज मोशन वगैरह लगते हैं या तो वोमिटिंग वगैरह होती है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेट होती है। डिहाइड्रेट मतलब पानी का लेवल कम हो गया, तो हम वहां पे क्या देते हैं, ORS सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। आपको पता है ORS कैसे बनाते हैं? अगर किसी को पता रहेगा तो कमेंट में उसका प्रोसेस या तो रेसिपी बता दो, चलेगा, ठीक है। किसका ORS बनेगा, हम घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। कब बनाना है, अगर बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब आपको किसी को लूज मोशन की तकलीफ है या फिर ज्यादा वोमिटिंग वगैरह हो रहा है, मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है बार बार, तो आप वहां पे ORS यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, पानी भी, वाटर भी क्या है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। फिर आते हैं फाइबर। फाइबर भी क्या है, उसी तरह एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। फाइबर हमारी बॉडी ना, वी कैनॉट डाइजेस्ट द फाइबर, मतलब क्या हमारी बॉडी फाइबर को डाइजेस्ट नहीं करती, बट फाइबर हेल्प करता है ना, किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। हम जो दूसरे सब्सटेंस जो ईट करते हैं, ईटेबल जो सब्सटेंस है, उसको डाइजेशन करने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, फाइबर। और जो डाइजेस्ट नहीं हुए, जो सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं हुए, तो उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा बॉडी से, मतलब क्या, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। इजेशन मतलब बाहर निकालना बॉडी क्या, तो आपको तो पता रहेगा वो प्रोसेस, है कि नहीं। इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, उसमें भी कौन हेल्प करता है, फाइबर। तो फाइबर मुझे मिलेगा कहां से, उसका भी तो सोर्स है ना। तो फाइबर मिलने के लिए खाना, अगर फाइबर आपको चाहिए तो क्या करो, लीफी वेजिटेबल्स से। आप तो नॉर्मली खाते नहीं, आपको तो चाइनीज वेज ज्यादा पसंद रहेगा, है कि नहीं। लेकिन रियल में देखा जाए तो आपको फाइबर कहां से मिलेंगे, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स, यहां से आपको फाइबर्स मिल सकते हैं, ठीक है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक जरा सा स्क्रीनशॉट। नाउ वी डिस्कस सेल डिवीजन, ओके। सेल डिवीजन इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट है ना। एक गिव रीजन में भी कंसेप्ट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, बताता हूं आपको। हाँ, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। तो वहां पे अगर आंसर लिखना है तो ये यहाँ के एसेंशियल्स और यहाँ के एसेंशियल्स के पॉइंट्स लिख सकते हो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। सेल डिवीजन एक्चुअली दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। तो पहला माइटोसिस कवर कर ले, ठीक है। माइटोसिस ऑक्यूर्स इन व्हाट, सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल। सोमैटिक सेल मतलब क्या, ऑल द बॉडी सेल्स आर सोमैटिक सेल्स, मतलब हमारे बॉडी के जितने भी सेल है वो सारे कौन से सेल है, सोमैटिक सेल है। फिर स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल आपको चैप्टर नंबर 8 में भी पर्टिकुलर मिलेगा, फिर भी बता रहा हूं। स्टेम सेल्स आर द पेरेंट सेल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी ह्यूमन सेल्स है, सबका पेरेंट सेल कौन है, स्टेम सेल। हम बोल सकते हैं स्टेम सेल सबका बाप है कि नहीं, ठीक है। विद एबिलिटी ऑफ प्लूरिपोटेंसी, अभी हम एक चैप्टर में डिस्कस करें प्लूरिपोटेंसी क्या है। फिलहाल हम इतना ही बता दें, माइटोसिस क्या है, माइटोसिस ऑक्यूर्स इन सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल। नॉर्मली जो माइटोसिस दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, एक है आपका न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एक्चुअली होता है क्या, एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं। देखो मान के चलो एक सेल है, ये क्या है, सेल, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। पहले सेल देखते हैं, देखो सेल थोड़ा सा न्यूक्लियस डिवाइड होते हुए नजर आएगा। देखो अभी किसका डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो, मतलब उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। इसके बाद देखो साइटोप्लाज्म भी डिवीजन हो गया, मतलब दो डॉटर सेल फॉर्म हुई, क्लियर। इसी को हम बोलते हैं, पहला है देखो यहां तक क्या हुआ था, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, और इसके बाद क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कंसेप्ट क्लियर हुआ, पहला न्यूक्लियर डिवीजन क्या और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आगे। न्यूक्लियर डिवीजन 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। देखो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। आपको 2 स्टेप कोई तो याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चारों याद रखते तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो कंसेप्ट को डिफिकल्टी नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ो। आपको पता होना सेंट्रियोल क्या है, पता है ना, क्रोमोसोम वगैरह, कंडीशन ऑफ थ्रेड वगैरह, ये सब थोड़ी थोड़ी वर्डिंग्स है ना, अगर आप अच्छे से कर लोगे कवर तो टेंशन है। न्यूक्लियोलस क्या है, बस उसके हिसाब से आपका आंसर अच्छे से याद हो जाएगा। देखो किस किस पे फोकस करना है, ये आंसर मेमोराइज करने के लिए देखो कंडीशन ऑफ थ्रेड, थिक, शॉर्ट वगैरह वर्डिंग आती है। फिर आपका आता है सेंट्रियोल, क्या वर्ड यूज किया मैंने, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स पे ध्यान दोगे तो ये आंसर थोड़ा आपको कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। तो फिर से न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कार्योकिनेसिस के 4 स्टेज, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। इसके बाद आपका क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होता है। उसके बाद हमारा स्टेज होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकिनेसिस।
साइटोप्लाज्म में देखो एनिमल में क्या होता है, एक नॉच फॉर्म होता है और प्लांट में सेल प्लेट फॉर्म होता है इन द मिडल ऑफ द सेल, ठीक है। और उस तरह से वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। फिर बोलोगे सर माइटोसिस का बेनिफिट क्या है, मतलब एसेंशियल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। देखो एसेंशियल, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, एडवांटेज, मेरिट्स कुछ भी हो सकता है। पहला हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, मतलब हम जैसे पैदा होते तो हम 2 हाथ में बैठ सकते थे, अभी बैठ सकते हैं क्या 2 हाथ में, नहीं ना। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही, तो फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस। रिस्टोरेशन ऑफ द एमिकेटेड बॉडी, मतलब कभी हम बीमार पड़ते तो हमारा वेट लॉस होता है या तो बॉडी थोड़ा वीकनेस नजर आती है, तो एमिकेटेड बॉडी, उस एमिकेटेड बॉडी को फिर से रिस्टोर करना है तो भी किसकी कौन से प्रोसेस होता है, माइटोसिस प्रोसेस से होता है। वाउंड हीलिंग, कोई अगर इंजरी वगैरह होती तो इंजरी के लाइफ टाइम रहती नहीं ना, कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाती, मतलब वाउंड हीलिंग वो भी किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ माइटोसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, हमारे बॉडी में जितने ब्लड सेल बन रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ये इसका इंपॉर्टेंस है, किसका, सेल डिवीजन का भी और माइटोसिस का भी। फिर आते हैं मियोसिस। मियोसिस ऑक्योर्स इन जर्म सेल। जर्म सेल मतलब क्या, वही स्पर्म एंड ओसाइट्स, स्पर्म एंड ओसाइट्स। एक्चुअली याद रखना स्पर्म एंड ओसाइट्स हैप्लॉइड सेल है। कौन से सेल है, हैप्लॉइड, ठीक है। चलो मियोसिस 2 प्रोसेस में कवर होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। उसको नाम दिया हमने मियोसिस पार्ट 1, मियोसिस पार्ट 2। मियोसिस पार्ट 1 में जरा प्रोफेस जरा लेंथी प्रोसेस है, सबसे लेंथी प्रोसेस किसमें, मियोसिस पार्ट 1 में प्रोफेस, क्योंकि उसके 5 स्टेजेस है, 1 2 5 1 2 3 4 5 तक। फिर मेटाफेज पार्ट 1, एनाफेज पार्ट 1, टेलोफेज पार्ट 1। फिर मियोसिस पार्ट 2 में भी वही 4 नाम है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज पार्ट 2, ठीक है। इसके एसेंशियल क्या है, पहला फॉर गैमेट प्रोडक्शन। कौन से गैमेट, स्पर्म एंड ओसाइट्स। और स्पर्म और ओसाइट्स मैंने क्या बोला, हैप्लॉइड सेल है, ध्यान रखना कौन सा है, हैप्लॉइड सेल। और जब स्पर्म और ओसाइट एक बोलते हैं ना उनका यूनियन होता है, राइट है, तो यूनियन होने के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। तो जाइगोट आपका डिप्लॉइड सेल है। फिर से बोल रहा हूं, स्पर्म एंड ओसाइट कौन से सेल है, हैप्लॉइड सेल। लेकिन उससे जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट कौन सा सेल है, डिप्लॉइड सेल। क्लियर डाउट, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला एसेंशियल क्या है, फॉर गैमेट प्रोडक्शन। दूसरा फॉर स्पोर फॉर्मेशन, वहां पे भी कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस। देखो मियोसिस में होता है क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल किसमें कन्वर्ट होता है, 1 डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है। फिर बोलोगे हैप्लॉइड सेल मतलब क्या, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड सेल मतलब क्या, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी जरा शेयर करो, ठीक है। आप जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया तो बता देना मुझे स्क्रीनशॉट प्लीज।